अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टमक की क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो चाइल्डहुड में मॉर्बिडिटीज़ मीन्स के कॉम्प्लिकेशंस और उसके बाद मोर्टेलिटी रेट को हाई करता है, मतलब डेथ रेशियो को बढ़ाता है। इसके अलावा क्या है कि इसकी वजह से अगर डेथ होगी तो डेथ की मोस्ट जो अंडरलाइंग कॉज होगी वो डिहाइड्रेशन होगी या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा ड्यू टू डायरिया। डायरिया की वजह से क्या होगा? या तो डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन हो जाएगी अनट्रीटेड, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। अब इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कॉजेज़ इसमें 3 कॉजेज़ हो सकती हैं। ये वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियाज़ की वजह से हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। तो वायरसेस कौन-कौन से होंगे? जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है, वो रोटा वायरस होती है। इसके अलावा नोरो वायरस भी हो सकता है, कोरोना वायरस, पैरा रोटावायरस भी हो सकता है। ये इसकी वायरल कॉज़ेज़ हैं। बैक्टीरियल कॉज़ेज़ देखें तो बैक्टीरियल कॉज़ेज़ के अंदर 2 कॉज़ेज़ आती है। एक एंटेरो इन्वेसिव कॉज़ है, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है डीपली इन्वेड करता है और उसके बाद वहाँ पर म्यूकोज़ा में डीपली इन्वेड करेगा और वहाँ से ब्लीडिंग कॉज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा। तो एंटेरो इन्वेसिव जो होंगे वो ब्लडी डायरिया इंड्यूस करवाएँगे। वो उनमें कौन-कौन से बैक्टीरियाज़ आ जाएँगे? कैम्पाइलोबैक्टर जीजोनी बैक्टीरिया, शिगेल्ला, साल्मोनेला, इकोलाई एंड यर्सीनिया। ये बैक्टीरियाज होंगे जो ब्लडी डायरिया इनको इंड्यूस करेंगे। और दूसरे जो एंटेरोटॉक्सोजेनिक हैं, ये क्या करेंगे? ये ऑस्मोटिक या वाटरी डायरिया कॉज करेंगे। इसमें मेनली वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ इतना ज़्यादा लॉस होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसके अंदर कौन-कौन से आर्जिंग कॉजेज़? विब्रियो कॉलेरा जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है, उसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल जो कि वाटरी डायरिया इंड्यूस करती है। पैरासाइट्स देखें तो पैरासाइट्स के अंदर एंटामोeba, हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्ब्लिया और साइटोस्पोरिडियम, ये पैरासाइट्स आएँगे। मोस्ट कॉमन कॉज़ अगर पूछी जाए तो वो रोटावायरस है। अब इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? इसमें क्या होगा? पेशेंट को मेन जो सिम्पटम आएगा वो डायरिया का होगा या फिर वॉमिटिंग होगी। फिर उसके बाद जो बेबी होगा, ये इन्फेंट्स के अंदर कॉमन है, चाइल्डहुड में कॉमन है, तो उसमें क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। पेशेंट को फीवर हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, वीकनेस होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से लेथार्जी होगी और डिज़ीनेस हो सकता है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है? उसकी जनरल अपीयरेंस, फिजिकली उसको देखने से कैसा उसकी प्रेजेंटेशन है, पेशेंट लेथार्जिक है, मेंटली स्टेबल है या नहीं है। फिर उसके अलावा उनको उसका वाइटल साइंस चेक करते हैं। वाइटल साइंस में हमने मेनली जो नोट करना होता है वो हाइपोवोलेमिया की वजह से रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो सकता है, टैकिप्निया हो सकता है। और अगर साथ में पेशेंट को इनके साथ अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो, ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया हो, तो हम सोच सकते हैं कि ये पेशेंट को क्या है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद हाइड्रेशन स्टेटस चेक करते हैं, उसमें मेनली हमने सनकन आई चेक करेंगे और उसकी पिंक स्किन और स्किन और नॉर्मल, अनेबल या ईगर ड्रिंकिंग वगैरह चेक करेंगे पेशेंट का। एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करेंगे, टेंडरनेस, पेन चेक करेंगे, उसकी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन चेक करेंगे टू फाइंड आउट एनी अदर कोमॉर्बिडिटी। अब इसका जो वर्ड है हाइड्रेशन स्टेटस का क्या मतलब है? इसके अंदर हमने 4 चीज़ों को देखना होता है। एक उसकी जनरल कंडीशन जो फिजिकल अपीयरेंस होगी पेशेंट की, उसके बाद सनकन आइज़ चेक करेंगे और पेशेंट को क्या करेंगे, जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, उसको वाटर जो है वो ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र करेंगे। और उसके अलावा पिंच स्किन टेस्ट करेंगे, इसका एब्डोमेन की जो स्किन है उसको पिंच करेंगे और उसके बाद उसकी नॉर्मलाइज़ होने की जो स्पीड है, टाइम है, उसको चेक करेंगे। अगर तो जनरल कंडीशन वेल है, अलर्ट है, जो बेबी है, जो चाइल्ड है वो अलर्ट बैठा हुआ है, एक्टिव है, तो उसकी नॉर्मल जो ये कंडीशन होगी वो नॉर्मल है या माइल्ड हो सकती है। फिर उसकी सनकन आई चेक करेंगे, तो अगर सनकन आई ना मिली, नो, तो इसका मतलब वो माइल्ड में होगा। और इसके अलावा अगर जब उसको ड्रिंक करने के लिए फ्लूइड देंगे, पानी देंगे, तो वो नॉर्मल पर्सन जिस तरह ड्रिंक करता है वैसे ही ड्रिंक करेगा।
और फिर उसके एब्डोमेन की जो स्किन है उसको पिंच करेंगे, पिंच करके उसका रिफ्रैक्शन टाइम जो है, रिफ्रैक्टिव टाइम जो है वो चेक करेंगे कि आइदर वो इमीडिएटली नॉर्मलाइज़ होती है या नहीं होती है। अगर वो नॉर्मलाइज़ हो रही है, नो sunken eye, ड्रिंक नॉर्मली और अलर्ट चाइल्ड है, तो उसको अगर डिहाइड्रेशन है तो वो माइल्ड हो सकती है। फिर अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट के लिए क्या होगा, जो बेबी होगा, जो चाइल्ड होगा, रेस्टलेसनेस, बेचैन बैठा होगा, इरिटेटेड, चिड़चिड़ा हुआ होगा, इरिटेटेड होगा, आइज़ सनकन होंगी, आइज़ जो होगी वो श्रिंक हुई होंगी, सनकन होंगी। उसके बाद उसको जो पानी पीने के लिए दीजिएगा, फ़ौरन से पकड़ के, जैसे थर्स्टी होता है वैसे पकड़ के वो पानी ड्रिंक करने लग जाएगा, ईगरली ड्रिंक करेगा। उसके एब्डोमिनल की जो स्किन है उसको पिंच करेंगे तो वो इमीडिएटली गो बैक नहीं होगी, वापस नहीं जाएगी, कुछ सेकंड में जाएगी, लाइक 1 सेकंड में जाएगी, स्लोली वापस जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो मॉडरेट हाइड्रेटेड स्टेटस है। अगर तो पेशेंट जो है वो लेथार्जिक है, थका हुआ है, कमज़ोर है और या फिर अनकॉन्शियस है और आइज़ भी सनकन है, और जब उसको पानी, अगर तो वो कॉन्शियस बैठा हुआ है, उसको पानी पिलाने के लिए देंगे, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो ग्रिप नहीं कर पाएगा, वीकनेस की वजह से, लेथार्जी होने की वजह से। अगर वो ग्रिप करेगा तो बहुत पुअरली, या पानी पी ही नहीं पाएगा, या तो कमज़ोरी से पानी पिएगा, बहुत कमज़ोर थके हुए पानी पी रहा होगा, या तो वो क्या होगा, पी ही नहीं पाएगा पानी, इतनी थकावट होगी, इतनी कमज़ोरी होगी। उसकी स्किन को पिंच करेंगे तो उसको 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा नॉर्मलाइज़ होने में। एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका ब्लड स्टेटस और उसके अलावा इसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करवाएँगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएँगे, सीबीसी करवाएँगे और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएँगे टू रूल आउट एनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कंडीशन। फिर उसके अलावा हम वीबीजीज़ भी करवाएँगे, मतलब वीनस ब्लड गैसेस भी चेक करेंगे, और मेन जो ट्रीटमेंट वो मेन इन्वेस्टिगेशन जो आ जाएगी वो स्टूल कल्चर टेस्ट आएगा, जिसके अंदर हम जो ओवम है या स्पोर्स है उनको चेक करते हैं, या कॉजेटिंग एजेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और इसी में डिटेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए जो मैनेजमेंट प्लान होता है वो उस 3 प्लान्स होते हैं। एक प्लान ए होता है, प्लान बी होता है और प्लान सी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रेशन स्टेटस हम प्लान को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्लान ए को या बी को या सी को, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रेशन स्टेटस। जो हमने हाइड्रेशन स्टार्ट किया था उसके बेस पे, जो माइल्ड है, मॉडरेट है और स्वेयर है, तो उसके बेस पे हमने प्लान्स को डिवाइड किया है, प्लान्स बनाए हैं। अगर तो पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में, तो इमीडिएटली हमने प्लान सी जो उसको स्टार्ट करना है, उसको फॉलो अप करना है। तो प्लान्स है क्या है, तो प्लान ए जो है उसमें हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोवाइड करना होता है। अगर तो लैक्टेटिंग जो बेबी है तो उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फीडिंग करेंगे, कंटीन्यूअस फीडिंग करेंगे, और मदर को स्पेशली पता होना चाहिए कि किस टाइम ये कंडीशन जो है इसकी वर्स हो रही है, इस टाइम इसको हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत है, इसको घर पर ट्रीट नहीं करना। प्लान बी जो है, अगर तो जो पेशेंट है वो माइल्ड से मॉडरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने क्या करना है, ओआरएस स्टार्ट कर देना है। अगर तो ट्रीट कर रहे हैं एट होम और इवन एट, अगर हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप पे अगर ट्रीट कर रहे हैं तो ओआरएस स्टार्ट कर देंगे, ओरल डिहाइड्रेशन जो है वो सॉल्यूशन यूज़ करना शुरू कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करना है फ्लूइड फॉर रिहाइड्रेशन, जो एमएल्स में यूज़ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसका बॉडी वेट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ, आपको एक वैल्यू मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, रिहाइड्रेशन के लिए जो जितने एमएल चाहिए है वो फ्लूइड वो यूज़ करेंगे। सपोज अगर किसी का वेट है, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का वेट है ये ज़्यादातर कॉमन बच्चों में होता है, तो 20 केजी यूज़ अगर करते हैं तो 20 के अकॉर्डिंगली 75, और तो ये हो जाएगा 150 1500 ml फ्लूइड आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर। और उसके बाद फिर क्या करना है, हर 4 घंटे के बाद, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट 4 आवर हमने दोबारा से चाइल्ड का हाइड्रेशन स्टेटस असेस करना होता है, और उसके बाद देखना है कि कितनी दफ़ा उसको लूज स्टूल्स आए हैं, लूज मोशन आया है। तो जितनी दफ़ा उसको लूज स्टूल होगा, हमने जो ओआरएस सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे, ओआरएस यूज़ कर रहे थे, उसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, सपोज 20 है तो 20 के अकॉर्डिंगली 10 ml जो है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो वो 200 ml जो है ओआरएस उसको देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर एवरी स्टूल,
एवरी लूज स्टूल। फिर अगर तो जो पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो उसको हम कैटेगरी सी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसको स्वेयर डिहाइड्रेशन क्विक उसको क्विकली ट्रीट करना होता है डिहाइड्रेशन को। उसके लिए क्या करेंगे, रिसक्सिटेशन ऑफ शॉक के लिए सबसे पहले क्या करना है, 20 ml पर केजी अकॉर्डिंग टू 20 ml पर केजी नॉर्मल सलाइन, जिसको हम नॉर्मल सलाइन NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, सॉल्टी वाटर जो है 0.9% सोल्यूशन जो है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर फर्स्ट लाइन ये है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लूइड फॉर रिहाइड्रेशन, वो फ्लूइड फॉर रिहाइड्रेशन ORS है, उसको क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिहाइड्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर स्वेयर है तो वो मोर देन 10% होगा, तो 10% के अकॉर्डिंगली अगर 10% है और बॉडी वेट अगर उसका 20 है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको फाइंड आउट कर लेंगे और फ्लूइड फॉर रिहाइड्रेशन आपके पास आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए हमने फ्लूइड फॉर रिहाइड्रेशन ORS यूज करना है। फिर मेंटेनेंस फ्लूइड पे आ जाते हैं। मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए है कि बच्चों का वेट अगर तो लेस देन 10 kg है तो 10 kg के लिए फर्स्ट 10 kg जो होता है उसके लिए क्या करेंगे, हम 100 ml पर केजी। सपोज अगर 3 किलो का है, 3 kg का है तो 3 × 100, तो 300 के अकॉर्डिंगली 300 ml जो उसका फ्लूइड उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको इन्फ्यूज करेंगे। फिर अगर सेकंड आ जाता है आफ्टर 10 kg, सेकंड के अंदर आ जाता है 10 kg, सेकंड 10 kg, तो मतलब फर्स्ट 10 kg के लिए फर्स्ट 10 kg मतलब 100, तो वो तो 1 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर तो देंगे ही देंगे। फिर अनदर जो 10 kg है उसके अकॉर्डिंग, सपोज 13 kg था तो 13 के लिए तो ये 1300 ml हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, सपोज अगर 13 kg वेट है। फिर आफ्टर 20 kg, अगर 20 kg के बाद चेक करना है तो नेक्स्ट जो भी वेट होगा 30, ये हो जाएगा इनका, सॉरी ये 20, नेक्स्ट जो 20 होगा वो 50 ml के अकॉर्डिंगली है, तो ये 150 होना चाहिए, 150, ये 50 के अकॉर्डिंगली होगा तो ये 150 होगा, 150, तो ये 1150 ml बनता है अगर सेकंड केजी के लिए यूज कर रहे हैं। अगर सेकंड केजी कंप्लीट, सेकंड 10 kg भी कंप्लीट हो गया मतलब 20 kg है, तो 20 kg के अंदर फर्स्ट 100,000 ml प्लस 500 ml, तो 1500 ml तो हो गया कंफर्म के जो आपने पेशेंट को देना है। फिर उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पर केजी 20 ml फ्लूइड इन्फ्यूज करना होता है, मतलब कि 1500 तो आप दे रहे हैं ऑलरेडी, 1500 तो देंगे। फिर अगर सपोज कर लेते हैं उसका 5 kg वेट है, 25 kg है, तो जो 5 kg है उसको हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, 100 इसके अंदर ऐड करके ये फ्लूइड फिर उसको इन्फ्यूज करवाएंगे, ये उसकी मेंटेनेंस डोज होगी।